हिस्ट्री से शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर 1 शुरू करते हैं, ठीक है। लिखना एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस का आगमन। टॉपिक 1 है इसका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। यूरोपियंस का आगमन, यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में हम जिस कंपनी की बात करते हैं ना, जहाँ से इंडियन हिस्ट्री में चेंजेस आने लगते हैं, बदलाव आने लगते हैं, तो उसकी डिटेल है। तो टोटल कंपनीज कितनी आई थी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, वो देख लेते हैं। टोटल ईस्ट इंडिया कंपनीज, टोटल ईस्ट इंडिया कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनीज, टोटल ईस्ट इंडिया कंपनीज विजिट करती हैं भारत, पांच कंपनीज विजिट करती हैं, ठीक है। और कंपनीज के सीक्वेंस में पहला आता है पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड कंपनी जो पोर्चुगीज के बाद इंडिया विजिट करती है वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देन आती है इसमें नंबर 3 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी मेन इवेंट्स में डिटेल ज़्यादा इसका रहता है, ठीक है। नंबर 4 चौथी कंपनी आती है डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और नंबर 5 आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे आखिरी में आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन कंपनीज को स्टैब्लिश किया गया था दो मेन रीजंस की वजह से। पहला रीजन था कि यूरोप में जो यूरोपियन टेरिटरी थी, इसमें एक नया साम्राज्य एग्जिस्ट कर रहा था कॉल्ड ऑटोमन्स, ठीक है। एशिया से ये लोग चले थे और इन्होंने नॉर्थ यूरोप तक की टेरिटरी को कैप्चर्ड करा था, उत्तर यूरोप तक की टेरिटरी को, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो ऑटोमन साम्राज्य जब एग्जिस्टेंस में आया तो उसने यूरोप के ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया। जो लैंड के थ्रू ट्रेड होता था वो बंद हो चुका था। यूरोप के देश महसूस करने लगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक, पहला कारण था। और इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उनको ट्रेड करने के लिए वो मजबूर हो गए कि किसी दूसरे देश के साथ वो जाके ट्रेड करें। तो जब दूसरे देश के साथ ट्रेड करते हैं तो ट्रेड रूट फाइंड आउट करते हैं समुद्र के थ्रू, ठीक है ना, सी रूट फाइंड आउट करते हैं। तो सी रूट फाइंड आउट करा था सबसे पहली कंपनी पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक। ऑटोमन साम्राज्य दो मतलब आप ऐसा कह सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट किंग था ऑटोमन साम्राज्य का महमूद टू। तो महमूद टू के टाइम पीरियड तक ट्रेड एकदम से ठप हो जाता है, यूरोप का ट्रेड एशिया के साथ कनेक्शन कट हो जाता है। और दूसरा रीज़न इसमें बताया जाता है यूरोप में प्लेग नाम की एक समस्या फैल जाती है, यूरोपियन प्लेग। और यूरोपियन प्लेग जब फैलता है तो वहाँ पर खाने पीने की दिक्कत होने लगती है और फाइनेंस की दिक्कत होने लगती है, इसीलिए उन्हें
एक नया रूट चाहिए था, और वो जिस देश के साथ ट्रेड करना चाहते थे वो देश था इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम पीरियड में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानी जाती थी, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड करना पसंद करते थे। ठीक है, तो सबसे पहली कंपनी आप हेडिंग बना लो, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम ड्यूरेशन है 1498 से लेके 1961 तक। ठीक है, ये पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का टोटल टाइम ड्यूरेशन है इन इंडिया, 1498 से 1961 तक। कंट्री है पोर्टुगल, और करंट में इसकी कैपिटल है लिस्बन। पोर्टुगल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल से व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, क्योंकि लैंड रूट ब्लॉक था तो सी रूट खोजना जरूरी था। ठीक है, द फर्स्ट पोर्चुगीज नेविगेटर, द फर्स्ट पोर्चुगीज नेविगेटर, पहला पोर्चुगीज नेविगेटर था, द फर्स्ट पोर्चुगीज नेविगेटर वॉज वास्को डिगामा, वॉज जॉन, वॉज बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज। पहला पोर्चुगीज नेविगेटर था ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको दोबारा। तीन पोर्चुगीज नेविगेटर आते हैं, जिसमें पहला पोर्चुगीज नेविगेटर था आपका बार्थोलोम्यू डियाज, जो पहले ट्रैवल करता है और डिस्कवर्ड करता है अफ्रीकन सी रूट। और अफ्रीकन सी रूट पे अफ्रीका पहुंचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अब आगे नहीं जा सकता, इसलिए उस जगह को वो कहता है कि वो लैंड ऑफ थंडर एंड स्ट्रोम उसने देखा है, आंधी तूफानों का क्षेत्र देखा है। फिर आता है सेकंड नेविगेटर, सेकंड नेविगेटर का नाम था इसमें जॉन टू। जॉन टू जब आता है तो जॉन टू जाता है अफ्रीका सेम रूट इस्तेमाल करके, और वो भी उसको कहता है कि लैंड ऑफ गुड होप, वो बताता है कि ये कोई आंधी तूफानों की भूमि नहीं है, ये उम्मीदों का रास्ता है, यहाँ से इंडिया पहुंचना और इजी है। ठीक है, इसीलिए वो केप तक तो जाता है, केप ऑफ गुड होप तक जाता है, और केप ऑफ गुड होप से फिर वो वापस आ जाता है अपने देश। फिर आता है तीसरा नेविगेटर वास्को डिगामा, जो पहुंचता है केप ऑफ गुड होप, और वहां पे उसकी मुलाकात होती है एक इंडियन मर्चेंट अब्दुल माजिद के साथ। अब्दुल माजिद वास्को डिगामा को तैयार हो जाता है अपने साथ इंडिया ले जाने के लिए, और इस तरह वो डिस्कवर्ड कर देता है इंडियन सी रूट। जब वो पोर्ट कैलिकट पहुंचते हैं 1498 के अराउंड, पोर्ट कैलिकट वो पहुंचते हैं, तो अब्दुल माजिद इसको पोर्ट कैलिकट लाता है, और यहाँ पे जो कैलिकट का राजा था वो था जेमोरिन। जेमोरिन परमिशन देने से मना कर देता है ट्रेड की, क्योंकि वास्को डिगामा 80-20 के रेशो में काम करना चाहता था, और जेमोरिन चाहता था 60-40 के रेशो में। तो ये रीज़न था कि वास्को डिगामा को लगा ये राजा मतलब कैसा है, ग्रीडी है, लालची है, इसके साथ ट्रेड करना पोर्चुगीज कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा, इसलिए वो अपने देश वापस चला जाता है पुर्तगाल, और वहाँ जाके लोगों को बताता है कि उसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर्ड कर लिया है। ठीक है, बाद में पोर्चुगीज कंपनी फिर वापस आती है, और जब पोर्चुगीज कंपनी वापस आती है तो
इस बार वो ट्रेड की परमिशन मांगती है इंडियन किंग्स से। और इंडियन किंग उस टाइम पीरियड में आप कह सकते हो मुगल साम्राज्य का दौर था ना, तो नहीं, उस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत थी 1507 के अराउंड या 1505 के अराउंड। तो जो दिल्ली के राजा थे वो परमिशन ग्रांट कर देते हैं, फिर अगले राजा आते हैं मुगल्स, वो भी परमिशन ग्रांट कर देते हैं, और पोर्चुगीज के साथ रिलेशन फ्रेंडली हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं ये दिल्ली सल्तनत वाला है। 1498 में तो वास्को डिगामा आया था। ठीक है, और 1498 में जब वो आता है तो ये डायनेस्टी चल रही थी आपकी लोधी वंश, और लोधी वंश के राजा होते थे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, दिल्ली में जो शासन करते थे। अगला पॉइंट आता है इन 1505 पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी रिटर्न। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी रिटर्न। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी रिटर्न टू इंडिया, वो इंडिया वापस आती है फॉर ट्रेड। रिटर्न टू इंडिया फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए वो वापस आती है, ट्रेड करना शुरू करते हैं ये। ठीक, और ये मेनली किन चीज़ों को ट्रेड करते थे वो देख लेते हैं। दे मेनली ट्रेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, मेनली ट्रेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, टोबैको एसेट्रा, टोबैको एसेट्रा। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स वो ट्रेड करने भारत आए थे। ठीक है, मेनली ट्रेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस और टोबैको। 1505 में एक ट्रीटी पे साइन होते हैं, ट्रीटी थी द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर था द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर फ्रैंकोइस डी एल्माइडा, फ्रैंकोइस डी एल्माइडा। The first Portuguese governor was Francois de Almeida. First Portuguese governor was Francois de Almeida. Introduce Blue Water Treaty. Introduce Blue Water Treaty. नीले जल की संधि इंट्रोड्यूस करवाता है, ब्लू वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर ट्रीटी, नीले जल की संधि। नीले जल की संधि का मतलब था कि समुद्र के इलाके में जल्दी से कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के जो मतलब जहाज आएंगे ना, उनको एक दूसरे को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर आपको ये रूट इस्तेमाल करना है तो आपको पोर्चुगीज कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। नीले जल की संधि उन कंपनीज के साथ थी जो इस समुद्री मार्ग को इस्तेमाल करना चाहते थे, जो नया नया लेटेस्ट डिस्कवर्ड हुआ है, और बदले में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और नीले जल में कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को लूटेगी नहीं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये ट्रिटी इंट्रोड्यूस कर देते पहले गवर्नर फ्रैंकोइस डी एल्माइडा। इसके बाद आते सेकंड गवर्नर। द सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर वाज द सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर वाज दूसरे पुर्तगाली गवर्नर का नाम था सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर वाज अल्फांसो डी एल्बिक्यू, अल्फांसो डी एल्बिक्यू। ठीक है, सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर थे अल्फांसो डी एल्बिक्यू।
अल्फांसो डी एल्बिक्यू, ठीक है। सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर अल्फांसो डी एल्बिक्यू, ठीक। फॉर्म गोवा एज their main trading center, Goa as their main trading center, main trading center, main trading center। सेकंड गवर्नर का नाम था अल्फांसो डी एल्बिक्यू, जो गोवा को मुख्य केंद्र बना लेता है व्यापार का, मेन ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है। गोवा इनका एक लंबे समय तक ट्रेडिंग सेंटर रहा और पोर्चुगीज कंपनी के अच्छे रिलेशंस थे विद मुगल्स, ठीक है। तो आप इसमें एक पॉइंट ऐसे ऐड कर लेना, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी मेक फ्रेंडली रिलेशन विद मुगल्स, मेड फ्रेंडली रिलेशंस विद मुगल्स, फ्रेंडली रिलेशंस विद मुगल्स, विद मुगल्स फॉर ट्रेड, व्यापार के उद्देश्य से जो मुगल साम्राज्य था उसके साथ पोर्चुगीज कंपनी के रिलेशन फ्रेंडली रिलेशन थे, इसलिए वो एक लंबे समय तक ट्रेड करता है इंडिया में। सबसे पहली कंपनी आई थी और सबसे आखिरी में ये जाती है, ठीक। पोर्चुगीज जब इंडिया को लेफ्ट करते तो 1961 में ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय की वजह से भारत सरकार पोर्चुगीज कंपनी को इंडिया से हटाती है। तो एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लेना, इन 1961 इंडियन गवर्नमेंट, इन 1961 इंडियन गवर्नमेंट, 1961 इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय टू लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्चुगीज रूल, टू लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्चुगीज रूल, फ्रॉम पोर्चुगीज रूल, ठीक है। ये कंपनी बनती है, वो कंपनी जो सबसे पहले आई थी और सबसे आखिरी में जाती है, ठीक। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी विजिट फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड लेफ्ट एट लास्ट, सबसे आखिरी में यही कंपनी जाती है इंडिया छोड़ के 1961 के अराउंड, ठीक है। हालांकि इससे पहले पहले एक कंपनी, अगर पोर्चुगीज कंपनी की बात करें तो उसके बाद जो कंपनी गठन होता है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है, 1600 में उसका गठन हो जाता है। लेकिन वो इंडिया ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना चाहती थी इनिशियली, या यूँ कह लो कि कंपनी को बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा था इंडिया के ट्रेड में, ठीक है। बाद में वो इंडिया के साथ ट्रेड करने आते हैं। तो जो सेकंड कंपनी भारत पहुंची वो कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हेडिंग बना लेना आप, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डचमेंस आते हैं भारत, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नंबर 2, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डचमेंस आते हैं, ठीक है। डचमैन का टाइम पीरियड आता है 1605 से 1759 तक, ठीक है।
सेकंड नंबर पे कंपनी आई और इंडिया को लेफ्ट करके सबसे पहले जाती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डचमैन आज की डेट में कहलाता है नीदरलैंड, और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी सेकंड टू विजिट इंडिया एंड फर्स्ट टू लेफ्ट इंडिया। ये पहली कंपनी थी जो इंडिया छोड़ के जाती है, और दूसरे नंबर की कंपनी थी जो इंडिया में आती है, ठीक है। पोर्चुगीज के बाद इनका अराइवल सेकंड स्पॉट पे माना जाता है, और जब इंडिया लेफ्ट करके गई तो 1759 में लेफ्ट करती है, सबसे पहले लेफ्ट करती है, फर्स्ट टू लेफ्ट इंडिया। डचमैन्स का इंडिया आना सिर्फ इस बात को जस्टिफाइड करता है क्योंकि इनकी राइवलरी होती थी पोर्चुगीज के साथ, ठीक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी विजिट इंडिया इंडिया फॉर ट्रेड as their conflicts as their conflicts their conflicts with Portuguese company। इनके कॉन्फ्लिक्ट से विद पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी विजिट करती है फॉर ट्रेड, ठीक। और ट्रेड के लिए विजिट करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि इनके कॉन्फ्लिक्ट थे किस कंपनी के साथ, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट थे। They establish their trading center at they establish their trading center at मसौलीपट्टनम 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 में अपना ट्रेडिंग सेंटर लगाते हैं, कॉमा करके आप लिखना सूरत, ठीक है। मसौलीपट्टनम कॉमा करके सूरत, ठीक है। मद्रास पट्टनम, ठीक है। मद्रास पट्टनम, मछलीपट्टनम और सूरत, ठीक है। मद्रास पट्टनम आपका टेरिटरी आएगा कर्नाटका वाली, और मसौलीपट्टनम टेरिटरी आंध्र प्रदेश, और सूरत हो जाएगा गुजरात। ये इनके ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे, जिसमें से डच कंपनी का मेन ट्रेडिंग सेंटर मसौलीपट्टनम था, ठीक है। इनका मुख्य व्यापार का केंद्र था मसौलीपट्टनम। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में नीले जल की संधि को तोड़ती है, और ऐसा माना जाता है कि इसने इंग्लिश कंपनी का जहाज लूट लिया था 20 समुद्र में, और एक आइलैंड पे वो कम से कम 10 ब्रिटिश लोगों को मार भी देते हैं। तो इंग्लिश कंपनी डचमैन्स के साथ रिवोल्ट मतलब लड़ाई कर देती है, और वो बैटल कहलाती है 1759 का बैटल। तो आप इसमें ऐसे लिख लेना 1759 बैटल ऑफ बिदीरा, 1759 बैटल ऑफ बिदीरा, 1759 बैटल ऑफ बिदीरा, बैटल ऑफ बिदीरा, बिदीरा का युद्ध।
फॉट बिटवीन बिदिरा का युद्ध लड़ा गया फॉट बिटवीन डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, ठीक है, डचमैन्स के बीच होता है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डचमैन्स ना बहुत चालाक होते थे, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा भी माना जाता है कि ये जो न्यूली फॉर्म ट्रेडिंग सेंटर था ना, डचमैन क्या करते थे, फ्रेंच कंपनी का न्यूली बिल्ट ट्रेडिंग सेंटर वो कैप्चर्ड कर लेते हैं, जो हाल फिलहाल में बना था। तो उस ट्रेडिंग सेंटर को जब ये कैप्चर्ड करते हैं तो फिर संधि होती है यूरोप में और बाद में डचमैन को लौटाना पड़ता है। डचमैन आदत से मजबूर थे, ये नीले समुद्र में लूट लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज या इंग्लिश कंपनी का जहाज, और इसी वजह से संधि ब्रेकडाउन हो जाती है और इंग्लिश कंपनी को मजबूरन इनसे युद्ध करना पड़ता है। और ये युद्ध कहलाया बैटल ऑफ बिदीरा, जिसमें इंग्लिश कंपनी बुरी तरह हराती है डचमैन्स को, और डचमैन्स इंडिया को लेफ्ट करके चले जाते हैं 1759 के बाद। इनके ट्रेडिंग सेंटर पे आधिपत्य हो जाता है किसका, मसौलीपट्टनम, सूरत, मद्रास पट्टनम जैसे ट्रेडिंग सेंटर्स पे आधिपत्य जमा लेती है इंग्लिश कंपनी बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दिस बैटल English East India Company defeated Dutch East India Company, Dutch East India Company को हरा देते हैं and capture their trading centers इंडिया में अब एक नई इंडस्ट्री धीरे धीरे पावर में आ रही थी और कंजिक्यूटिव सेकंड विन वो रजिस्टर्ड करती है। इंग्लिश कंपनी पहला युद्ध लड़ती है 1757 बैटल ऑफ प्लासी, फिर सेकंड कंजिक्यूटिव बैटल लड़ती है 1759 में बिदिरा, और फिर लड़ती है तीसरा कंजिक्यूटिव बैटल 1764 में बक्सर का युद्ध। 3 युद्ध जीतने के बाद इंग्लिश कंपनी इंडिया में सोवरेनिटी सिद्ध कर देती है और इंडिया में शासन शुरू हो जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो तीसरी कंपनी जो आई इंडिया, दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हेडिंग लिखना इसमें, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये इसका टाइम ड्यूरेशन लिख लो 1600 से टिल ये जाता है आपका 1948 तक, 1600 से 1948 तक। वैसे इंग्लिश कंपनी का जो नाम है ना वो 1858 के बाद नहीं लिया जाता, 1858 लास्ट बार इसका नाम लिया जाता है 1858, उसके बाद ये ब्रिटिश राज था। तो जो 1948 में लेफ्ट हुआ वो ब्रिटिश राज लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो हमने टोटल टाइम लिखा दिया 1600 से 1948 तक, बीच में कंपनी का नाम बदल जाता है 1858 के बाद। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, थर्ड कंपनी टू विजिट इंडिया, थर्ड कंपनी टू विजिट इंडिया एंड थर्ड टू लेफ्ट इंडिया। तीसरे स्पॉट पे इंडिया को आज़ाद करके जाने वाली कंपनी बनती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1948 में लेफ्ट होती है। फ्रेंच कंपनी इंडिया को लेफ्ट करती है 1955 में और पोर्चुगीज कंपनी 1961 में।
यानी ये तीसरे स्पॉट पर इंडिया को लेफ्ट करके जाने वाली कंपनी बनती है, और तीसरे स्पॉट पर ये आई भी थी। करंट में कंट्री है इंग्लैंड, और इसकी कैपिटल है लंदन। ठीक है। ऑन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली है मॉडर्न हिस्ट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी यही जाती है, इंग्लिश कंपनी, क्योंकि इसी का डिटेल सबसे ज़्यादा आता है और इसी से रिलेटेड इवेंट्स भी आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है। ऑन 31st ऑफ दिसंबर 1600, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश बाय orders of Queen Elizabeth, orders of Queen Elizabeth, orders of the Queen Elizabeth। क्वीन एलिजाबेथ के ऑर्डर से इस कंपनी का गठन होता है। फॉर ट्रेड, फॉर ट्रेड, ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से। लेकिन 1600 में गठन हुआ था, लेकिन ये पहुंची नहीं थी इंडिया, इंडिया ये बाद में आती है। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी, ठीक है, इंग्लैंड की रानी। उनके, क्योंकि शाही परिवार है ना वहाँ पे, मोनार्की रूल है, राजा रानी का शासन है, तो इन शाही परिवार के जो उस टाइम पीरियड की क्वीन थी, उनके ऑर्डर से ये स्थापित हुआ था। ठीक है। लेकिन ये इंडिया पहुंची नहीं थी इनिशियली, इससे पहले डचमैन आ गए थे। इन 1607 कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस विजिट इंडिया, कैप्टन हॉकिंस विजिट इंडिया, कैप्टन हॉकिंस विजिट इंडिया। 1607 में कैप्टन हॉकिंस भारत आते हैं, विजिट इंडिया, एंड ही वांट ट्रेड परमिशन फ्रॉम मुगल रूलर जहांगीर, he want trade permission from मुगल रूलर, मुगल रूलर जहांगीर। मुगल राजा जहांगीर इसको परमिशन ग्रांट करने से मना कर देता है, क्योंकि इंग्लिश कंपनी ट्रेड करने आ रही थी और मुगल्स के रिलेशन फ्रेंडली थे विद पोर्चुगीज कंपनी। वो नहीं चाहते थे कि पोर्चुगीज कंपनी के साथ रिलेशन खराब हो, इसके लिए जहांगीर परमिशन ग्रांट नहीं करता। बट जहांगीर, बट ही रिफ्यूज रिक्वेस्ट, ही रिफ्यूज रिक्वेस्ट ऑफ कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस की रिक्वेस्ट को ठुकरा देते हैं जहांगीर, और इनिशियली इंग्लिश कंपनी ट्रेड नहीं कर पाती। बट इंग्लिश कंपनी दोबारा आती है 1611 के अराउंड, और ये अपना ट्रेडिंग सेंटर लगाती है एट मसौलीपट्टनम। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट इसमें और लिख लेना। इन 1611 सर थॉमस रॉय विजिट, इन 1611 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। सर थॉमस रॉय, सर थॉमस रॉय, थॉमस रॉय विजिट इंडिया वाया शिप ग्लोब, whose captain was Hippon, whose captain was Hippon। He got permission of trade from Jahangir, he got permission of trade from Jahangir।
जहांगीर इन्हें व्यापार की अनुमति दे देता है, इनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। जहांगीर इनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते हैं, ट्रेड रिक्वेस्ट को, ठीक है। और सर थॉमस रॉय इंडिया में अपना पहला टेम्पररी सेंटर लगाते हैं मसौलीपट्टनम 1611 में। फिर उसके बाद इनका परमानेंट सेंटर लगता है सूरत में, ठीक है। बस आज के लिए फिलहाल इसको इतना छोड़ देते हैं, बाकी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना डन है। विजिट करता है इंडिया वाया शिप ग्लोब। जिस जहाज से इंडिया आता है उस जहाज का नाम था ग्लोब, और उस जहाज से जब वो इंडिया आता है तो महंगे महंगे तोहफे लाता है जहांगीर के लिए। जहांगीर उस गिफ्ट को देख के खुश हो जाता है और परमिशन दे देता है। तो फिलहाल इतना छोड़ते हैं, आज के लिए डन है, राइट। एडवेंट ऑफ यूरोपियन पहला जो आपको जस्टिफाइड करता है आधुनिक भारत। ये मिक्सअप है। इस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत भी है, इस टाइम पीरियड में मुगल्स भी है, इस टाइम पीरियड में पोर्चुगीज भी आ चुके हैं। ये थोड़े मिक्सअप है। तो जब हम